हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। फिर से मोमेंटम क्लासेस आपका स्वागत करता है। मोमेंटम क्लासेस आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया है, जिसमें आज हम लोग फाइनली डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में। तो हम लोग फाइनली टॉपिक की ओर मूव करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस को हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस आर आल्सो नोन एज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। यानी ये हम लोग जानते हैं कि आपने ये पढ़ा है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट का फ्लो होता है उसका मैग्नीट्यूड दो चीज पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था फ्रॉम द ओम्स लॉ भी बराबर क्या होता है आपका आई आर। यही मेरा क्या है, ओम्स लॉ है। यहाँ से अगर हम लोग आई को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका V बाय आर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सर करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को अगर बढ़ाओ तो करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को घटाओ तो करंट का वैल्यू भी घटेगा। लेकिन अब मैंने ये भी आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर हाई है तो उससे होके लेस करंट फ्लो होगा। यानी करंट का जो रिलेशन है कंडक्टर में रेजिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली है। यानी हम लोग बोल सकते हैं किसी भी करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कंडक्टर के साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स the magnitude of current is inversely proportional to resistance of a conductor। इसका मतलब है कि मेरे पास अगर कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हाई है तो उसे होके कम करंट क्या होगा आपका फ्लो होगा। लेकिन अगर करंट का वैल्यू अगर हमें इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें रेजिस्टेंस के वैल्यू को लेस करना होगा। तो यहाँ हम लोग फाइनली वही बात करने वाले हैं कि करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है रेजिस्टेंस के कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। कंडक्टर का जनरली क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू लो होता है। यही रीजन है कि कंडक्टर क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। यहाँ फाइनली हमें ये पढ़ना है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस की जब हम लोग बात करते हैं तो हमेशा हम लोग मोर देन वन रेजिस्टेंस के बारे में ही बात करते हैं। मोर देन वन रेजिस्टेंस का मतलब है याद रेजिस्टेंस हमें दो दिया रहेगा या दो से अधिक दिया रहेगा। यानी सिंपल सा मतलब ये है कि आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस किसका प्रॉपर्टी होता है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। इसका मतलब कंडक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ वायर भी बोल सकते हैं। और हम जानते हैं कि प्रत्येक कंडक्टर का क्या होता है, एक रेजिस्टेंस का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। और किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के वैल्यू को अगर हम लोग फिक्स कर देते हैं तो उसी का नाम साइंस में क्या दिया जाता है, उसी को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या बोलते हैं बच्चों, तो हम लोग उसको रजिस्टर बोलते हैं। तो अगर मेरे पास एक कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को अगर हम फिक्स कर देते हैं तो मेरा क्या कहलाएगा, तो मेरा कहलाएगा कंडक्टर का रजिस्टर। यानी हम लोग अगर बात करें तो रजिस्टर किसका होता है, आपका रेजिस्टेंस का होता है। तो हम लोग फाइनली मूव करते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हम लोग यहाँ बात करेंगे कि हम लोग रेजिस्टेंसेस को कितने तरीका से कंबाइन कर सकते हैं। तो हम लोग फाइनली बात करने जा रहे हैं रेजिस्टेंसेस कैन बी कंबाइंड इन टू बिट्स। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सर रेजिस्टेंसेस कैन बी combined in two bits। Resistances can be combined in two bits। दो तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ यही बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंसेस को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। कितने रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करना है, तो मोर देन वन रेजिस्टेंस के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। यानी मेरे पास कितना कंडक्टर होगा, तो मोर देन वन कंडक्टर होगा। मोर देन वन वायर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। यानी सिंपल सा मतलब यही है कि अगर हम रेजिस्टेंसेस को अगर कंबाइन करने के लिए जा रहे हैं तो मेरे पास दो तरीके हैं रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के। पहला तरीका का नाम होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला तरीका का नाम क्या है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है आपका पहले तरीका का नाम है। और दूसरे तरीके की हम लोग अगर बात करें,
तो दूसरे तरीका का नाम बच्चों हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी पहला तरीका मैंने आपको बताया सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा तरीका क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी अगर आपके पास दो या दो से अधिक अगर रेजिस्टेंसेस है तो उसको फाइनली आप दो तरीका से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका का नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा तरीका का नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है उसका वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी अगर आपको बड़ा से बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट करना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा। यानी आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उस सर्किट से होके करंट का फ्लो क्या होगा, उतना ही कम होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें कंडक्टर से होके ज्यादा करंट को फ्लो कराना है, इसका मतलब अगर मेरे पास दो या दो से अधिक वायर्स है तो उसको हम कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल से छोटा होता है। यानी सीखने को ये मिला यहाँ से कि सर आर इक्विवेलेंट का वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा बड़ा होता है। अगर हम लोग वायर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट अगर करेंगे तो हमेशा आर इक्विवेलेंट हमें बड़ा मिलेगा। अगर आर इक्विवेलेंट का बड़ा है वैल्यू तो करंट क्या होगा, उससे कम फ्लो होगा। लेकिन अगर हम लोग सारे वायर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू मिनिमम आएगा और उससे होके क्या होगा, मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा। तो वही हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का मतलब है कि अगर मेरे पास एक और एक से अधिक वायर्स है तो उसको हम लोग कितने तरीका से कनेक्ट कर सकते हैं, तो दो तरीका से कनेक्ट कर सकते हैं। एक का नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा का नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने ये बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू इंडिविजुअल से क्या होता है, आपका बड़ा होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल से छोटा होता है। हम लोग फाइनली बात करने जा रहे हैं कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले एग्जांपल कैसे समझेंगे। मान लेते हैं मेरे पास दो कंडक्टर्स है, आई हैव टू कंडक्टर्स हियर। मेरे पास दो कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स को हम लोग वायर बोलते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहला जो मेरा वायर है, वायर नंबर 1, इसका रेजिस्टेंस जो है सो R1 दिया हुआ है। और दूसरा जो वायर है मेरे पास, उसका रेजिस्टेंस किसके बराबर है, तो ये R2 के बराबर है बच्चों। यानी मेरे पास वायर कितने हैं बच्चों, तो मेरे पास दो वायर्स है। नंबर ऑफ वायर्स मेरे पास कितने हैं बच्चों, तो दो है। आई हैव हियर टू वायर्स। और ये दोनों वायर्स को हमें पहले कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो फर्स्ट वायर है उसको हम लोग पहले प्लेस करेंगे और पहला वायर जब खत्म हो गया तो हम लोग किसको प्लेस करेंगे, दूसरे वायर को प्लेस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसको प्लेस कैसे करेंगे। तो हम लोग पहले कंडक्टर को लेके आए, ये मेरा पहला कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R1 है। तो मैंने यहाँ R1 जो है सो सबसे पहले क्या किया, प्लेस किया। इसके बाद मेरा सेकेंड वायर है जिसका रेजिस्टेंस किसके बराबर है, R2 के बराबर है। तो मैंने क्या किया, पहला वायर खत्म हो गया तो मैंने किसको प्लेस किया, फिर से दूसरे वायर को प्लेस किया। इस तरह से जब हम लोग वायर्स को कनेक्ट करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप R1 और R2 को इस तरह से अगर कनेक्ट करते हैं तो इसी कॉम्बिनेशन का नाम क्या दिया जाता है, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है नाम, सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग बोलते हैं बच्चों इसको। इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग एंड टू एंड क्या करते हैं, कंसेक्यूटिवली जो है सो कनेक्ट करते हैं। पहला वायर का जो एंड होता है, फिर हम लोग कितने वायर को लेके आते हैं, दूसरे वायर को लेके आते हैं। पहला वायर अगर मेरा खत्म हो गया तो हम लोग कितने वायर को लेके आते हैं, तो दूसरे वायर को हम लोग लेके आते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली, एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि अगर आपके पास पहला वायर है तो पहले आप पहले वायर को प्लेस करेंगे, इसके बाद आपका दूसरा वायर आएगा और दोनों वायर के एंड को हम लोग क्या करते हैं, लगातार जो है सो कनेक्ट करते जाते हैं। और यही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक वायर्स को कनेक्ट करने का मतलब क्या है,
कि पहला वायर अगर आपका खत्म हो गया तो दूसरा वायर को लेके आइए, दूसरा वायर अगर खत्म हो गया तो तीसरा वायर को लेके आएंगे। यानी सारे वायर्स को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, तो एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। और ऐसे कॉम्बिनेशन का नाम क्या दिया गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन दिया गया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जब हम लोग बच्चों बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, दो पॉइंट्स हमें यहाँ कंसीडर करने होते हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट ए लिया और दूसरा पॉइंट मैंने बी लिया, इस दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, वायर्स को फाइनली कनेक्ट करते हैं। तो मेरे पास कितने वायर्स हैं, दो वायर्स हैं। तो अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा तो यही दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग क्या करेंगे, दो सेम पॉइंट्स के बीच में हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो ये मेरा पहला कंडक्टर है जिसको मैंने ए और बी पॉइंट्स के बीच में प्लेस किया है। फिर मेरे पास दूसरा कंडक्टर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसी दो पॉइंट्स के बीच में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो ये मेरा जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। कौन सा कॉम्बिनेशन है, दिस वन इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में मैंने क्या किया है, सारे कंडक्टर्स को यहाँ कनेक्ट किया है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या नाम दिया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया जाता है। समझ में आ गया। तो फाइनली अब हम लोग बच्चों डिफरेंसेस पहले पढ़ने जा रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। देयर आर सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसी मेजर डिफरेंसेस को आज हम लोग फाइनली एग्जाम्पल के हेल्प से भी समझेंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो हम लोग फाइनली अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंसेस है, पहले हम लोग उसको स्टडी करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, तो इसके लिए हमें एक कॉलम बनाना होगा। कॉलम जो है सो हमें सेपरेट करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को, और हम लोग फाइनली डिफरेंस को अब देखने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग बच्चों यहाँ एक कॉलम बनाएंगे। वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलम बोलते हैं। एक कॉलम में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यानी यहाँ हम लोग लिखने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और हम लोग राइट साइड में क्या लिखेंगे बच्चों, तो राइट साइड में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखेंगे। ये मेरा हो गया बाबू सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको मैंने लेफ्ट साइड में मेंशन किया है, और राइट साइड में मेरा हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। पहला पॉइंट अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। पहला पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंगल पाथ इज अवेलेबल। for flowing the current। यहां से बच्चों पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट के फ्लो के लिए सिंगल पाथ ही अवेलेबल होता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि सर आप जो है ना कितना भी रजिस्टर्स को आप जो है इसको कनेक्ट कर दो सीरीज कॉम्बिनेशन में, सारे रजिस्टर से होके सेम करंट का ही फ्लो होगा, क्योंकि सिंगल पाथ ही अवेलेबल है। सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास मान लो बच्चों के दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट आपका ए है, दूसरा पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रीच करने के केवल एक ही रास्ते अवेलेबल है, तो जो भी लोग हैं सारे उसी रास्ते को यूज करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएंगे। दैट मीन्स कोई जनरल अगर पीपल है वो भी उसी पाथ का यूज करेगा, अगर प्राइम मिनिस्टर है वो भी उसी पाथ का यूज करेगा। यानी करंट के फ्लो के लिए यहाँ सिंगल पाथ ही अवेलेबल है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। और यही रीजन होता है कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन में
हजारों वायर्स को आप कनेक्ट करो या लाखों वायर्स को कनेक्ट करो, सारे रजिस्टर से होके सेम करंट का ही फ्लो होता है, क्योंकि दूसरा पाथ ही अवेलेबल नहीं है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो मैंने आपको यही बताया कि करंट के फ्लो के लिए अगर बच्चों सिंगल पाथ ही अवेलेबल है, तब जितने भी रजिस्टर्स है वो कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगा। हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो हम लोग लिखते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट के फ्लो के लिए मल्टी पाथ अवेलेबल होता है। मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन पाथ इज अवेलेबल फॉर फ्लोइंग द करंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट का फ्लो होता है उसके लिए मल्टी पाथ अवेलेबल है। और आप सोच के देखो कि पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी तक रीच करने के बहुत सारे पाथ अगर अवेलेबल है तो लोग बहुत सारे पाथ का यूज कर सकते हैं। यहाँ भी रीजन यही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट के फ्लो के लिए मल्टी पाथ अवेलेबल है, तो करंट का क्या होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। करंट जो है सो अलग अलग पाथ से होके क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। तो यहाँ हमें यही सीखना है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मल्टी पाथ इज अवेलेबल। कैसा पाथ, मल्टी पाथ इज अवेलेबल for flowing the current, for flowing the current। यानी बच्चों जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं तो आपको ये सीखना है कि सर यहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि करंट के फ्लो के लिए मल्टी पाथ अवेलेबल है, मोर देन वन पाथ इज अवेलेबल फॉर फ्लोइंग द करंट। और यही रीजन है कि करंट मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और करंट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब बस यही है कि सर अगर मेरे पास डिफरेंट वायर्स हैं तो उससे होके क्या हो सकता है, अलग अलग करंट का फ्लो जो है सो हो सकता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग बच्चों सीखे अगर यहाँ से, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया कि सिंगल पाथ ही अवेलेबल होता है फॉर फ्लोइंग द करंट। इसका मतलब बस इतना ही है कि जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे होके सेम करंट ही फ्लो होगा। अगर आपके पास बच्चों नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर n है तो सारे रजिस्टर से होके क्या होगा, आपका सेम करंट ही फ्लो होगा। समझ में आ रहा है। अगर मेरे पास मान लेते हैं R1 है, R2 है, R3 है, अगर ये रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं और सारे रेजिस्टेंसेस को आपने कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो R1 से जितना करंट पास होगा उतना R2 से पास होगा, उतना R3 से भी पास होगा। यानी सेम करंट का फ्लो क्या होगा, तीनों रजिस्टर से होके होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन series combination same current is flowing through all registers। जितने भी रेजिस्टेंसेस है सारे से होके सेम करंट का ही फ्लो होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट का वैल्यू सेम होता है, इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर हियर, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू हमेशा क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सर इसका मतलब बस यही है कि करंट का वैल्यू यहाँ क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। करंट का वैल्यू आपका चेंज होने वाला नहीं है। जितने भी रजिस्टर है सबसे होके सेम करंट का ही फ्लो होगा। लेकिन बच्चों जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करते हैं
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट के फ्लो के लिए मल्टी पाथ अवेलेबल है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास तीन अगर रेजिस्टेंसेस है R1, R2 एंड R3, तो सारे रजिस्टर से होके अलग अलग करंट का क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी करंट के फ्लो के लिए क्या होता है, मल्टी पाथ अवेलेबल है। यही रीजन है कि अगर मल्टी पाथ अगर अवेलेबल है तो करंट आपका क्या हो जाएगा, नेट करंट जो आपका है वो अलग अलग पाथ होने के कारण क्या होता है, करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि सर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका हो रहा है तो करंट का वैल्यू यहाँ जनरली क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। करंट का वैल्यू जनरली यहाँ कांस्टेंट नहीं होता है। अलग अलग वायर से होके अलग अलग करंट का फ्लो हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस है जहां होके सेम वायर से होके सेम करंट का फ्लो हो सकता है। अगर दोनों वायर का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, सेम है, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि सर दोनों वायर से होके सेम करंट का फ्लो होगा। लेकिन हम लोग यहाँ बात ये कर रहे हैं कि दोनों वायर का रेजिस्टेंस अगर सेम नहीं है तो दोनों वायर से अलग अलग करंट का क्या होगा, फ्लो होगा। तीसरा बात हम लोग यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर करंट का वैल्यू अगर कांस्टेंट है तब आपको ये समझना है कि वोल्टेज यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी दो ही चीज के बीच में कहानी चलेगा। करंट अगर कांस्टेंट है तो उस कॉम्बिनेशन में वोल्टेज आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो कि करंट का वैल्यू मैंने लिखा है, जितने भी रजिस्टर्स है सबसे होके सेम करंट का ही फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये कि सर यहाँ करंट का वैल्यू कांस्टेंट है, तो करंट अगर कांस्टेंट है तो वोल्टेज आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो you can write here voltage is distributed in series combination, in series combination, in series combination वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वोल्टेज आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आपका जो नेट वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, जितने भी रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज है उसके सम के इक्वल हो जाएगा। अगर मान लेते हैं मेरे पास दो कंडक्टर्स है, पहला कंडक्टर का डिस्टेंस अगर R1 है, यहां से बच्चों हम लोग बता रहे हैं आपको, मान लेते हैं मेरे पास दो कंडक्टर्स है, पहले कंडक्टर का डिस्टेंस क्या है, R1 है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर हम V1 मानते हैं। दूसरा कंडक्टर अगर मेरा R2 है और इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज V2 है, इसको मैंने क्या किया है, एक सेल से कनेक्ट किया है जिसका वोल्टेज किसके इक्वल है, V वोल्ट के इक्वल है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो V है ना, यानी नेट वोल्टेज, ये प्रत्येक रजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके सम के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यहाँ हम लोग बात अगर करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको देखने को क्या मिला कि सर करंट का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है, करंट मेरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा इसका मतलब बच्चों यहाँ वोल्टेज मेरा क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। जितने भी रजिस्टर्स है सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो वी कैन राइट हेयर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, वोल्टेज आपका सेम होता है। वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम across the all registers, across the all registers,
जितने भी आपके रेजिस्टेंसेस हैं सभी के अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज आपका सेम होता है। कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आपको याद रखना है। फाइनली हम लोग बच्चों लास्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आपने सीखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा इंडिविजुअल से बड़ा होता है। तो यहाँ मैंने आपको दो रेजिस्टेंस दिखाया है, एक R1 है दूसरा R2 है, यानी आर इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 से भी बड़ा होता है और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू R2 से भी बड़ा होता है। इसका मतलब जब दो रेजिस्टेंसेस को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल से बड़ा ही होता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर आपको हायर रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको रेजिस्टेंसेस को कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब बच्चों बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू इंडिविजुअल से छोटा होता है। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 से भी यहाँ छोटा होगा और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका R2 से भी छोटा होगा। यानी जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में वायर्स को जब कनेक्ट करते हैं तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल से छोटा होता है। यानी जब भी आपको मिनिमम रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगा तो आप कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे वायर्स को, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। यानी जब हमें मिनिमम रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होता है तो वायर को हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। और जब आपको हायर रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगा बच्चों, जब भी आपको हायर रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगा यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस की जब आपको रिक्वायरमेंट है तब आप कौन से कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वायर्स को कनेक्ट करने के बाद हमेशा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू इंडिविजुअल से बड़ा मिलता है, लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करेंगे तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हमेशा हमें इंडिविजुअल से छोटा ही मिलता है। यानी करंट के वैल्यू को अगर इंक्रीज करना है तो रेजिस्टेंसेस को हमें कम करना पड़ेगा। करंट के मैग्नीट्यूड को अगर हमें मैक्सिमम करना है तो रेजिस्टेंसेस को हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा। और हम चाहते हैं कि करंट का फ्लो कम हो तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंसेस को कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा। लास्टली यही मेरे क्या है मेजर डिफरेंसेस है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच में, जिसको मैंने यहाँ बताया।